जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय के ऊपर हम बोलने वाले हैं वो है कि कोरोना या चाइनीज वायरस के कारण जो आर्थिक मंदी पूरी दुनिया में आई हुई है, इसका फायदा उठाते हुए चाइना अलग अलग देशों के लाइफ में घुसखोरी कर रहा है, इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। चाइना की आर्थिक घुसखोरी के बारे में हमने पहले ही बात की है। जो घुसखोरी वो मिलिट्रीली करते हैं लद्दाख में, उसके बारे में हमने बात की हुई है। आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं वो है कि चाइना जो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, यानी कि स्कूल्स है, कॉलेजेस है, इसमें घुसखोरी कर रहा है और वहाँ पे अपने विचार जैसे लोगों को तैयार कर रहा है। यानी कि वो कुछ विद्यार्थी, कुछ प्रोफेसर्स, कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ के ऊपर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करते हुए उनका जो सोच विचार है वो बदली करने की कोशिश करता है, जिससे वो एक चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के फॉलोअर के मुताबिक बातचीत करेंगे, सोचेंगे और वैसा ही बर्ताव करेंगे। तो हम इस विषय के बारे में तो बात करेंगे। इसके सिवाय चाइना ने दुनिया के अलग-अलग देशों के अंदर एक कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट नाम के केंद्र खोले हुए हैं। मैं नाम रिपीट करता हूँ, चाइनीज कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स। कन्फ्यूशियस ये एक चाइना का फिलोसोफर था और उसके नाम पे ये इंस्टीट्यूट खुला हुआ है। बेसिकली ये एक दुष्प्रचार करने के लिए, अपप्रचार करने के लिए, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने के लिए, प्रोपोगंडा वॉरफेयर करने के लिए बनाए हुए सेंटर्स है। वैसे तो वो बोलते हैं कि हमारा काम है आपको चाइनीज भाषा सिखाना, चाइनीज कल्चर के बारे में बताना, चाइना इस देश के बारे में बताना, उसमें तो कोई खराबी नहीं है। लेकिन ये करते हैं कि ज़्यादातर वो लोगों का जो सोच विचार है उसे बदलने की कोशिश करते हैं और आम तौर के ऊपर ये आपको अलग-अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में मिलेंगे। और जब तक सवाल है भारत का, 55 ऐसी इस प्रकार की इंस्टीट्यूट्स हमारे देश में काम कर रही थी। ऑलमोस्ट 50-60 इस प्रकार की इंस्टीट्यूट्स नेपाल भारत सीमा के ऊपर काम कर रही है। जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ पे काम कर रही है। तो ये क्या काम करती है, उनसे कैसे बचा जाए, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो ये तो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हुए। इसके सिवाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का अभी दौरा होने वाला है अगले हफ्ते। तो इसका क्या महत्व है, इसके बारे में बात करेंगे। म्यांमार में चाइना के खिलाफ काफ़ी सारे हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिसमें चाइना का काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और वन चाइल्ड पॉलिसी जो चाइना ने तकरीबन 15-20 साल पहले अडॉप्ट की थी और वो 2018 के अंदर मेरे ख्याल से उन्होंने डिस्कार्ड की है। इससे चाइना की जो पॉपुलेशन है, उसका जो कॉम्पोजिशन है, यानी कि परसेंटेज ऑफ वुमेन वर्सेस मेन, ये इतना खराब हुआ है कि जो चाइना की जो यूथ है उनको शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिल रही है। इसलिए वो अभी लड़कियों का स्मगलिंग कर रहे हैं पाकिस्तान से, कुछ गरीब साउथ एशिया के देशों से। थोड़ी हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कि म्यांमार में जो चाइना के खिलाफ जो निदर्शन शुरू है उसके बारे में। आपको पता है कि तकरीबन 1 महीना पहले जो म्यांमार की मिलिट्री है उन्होंने कू कर लिया और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी उसको निकाल के वहाँ पे मिलिट्री राज ये शुरू हुआ है। तब से जो म्यांमार के लोग हैं उसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी और उनकी जो लीडर है कि उनको फिर से सत्ता में आना चाहिए, जिसके लिए म्यांमार मिलिट्री तैयार नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि म्यांमार मिलिट्री को चाइना का बैकिंग है, क्योंकि चाइना ये चाहता है कि म्यांमार के अंदर वो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। आपको पता है
कि इसके बारे में मैंने एक बार पहले भी बात की थी। साउथ ईस्ट एशिया का जो सिंगापुर का इलाका है और इंडोनेशिया का इलाका है, इसके बीच में से एक समुद्र धुनी जाती है, जिसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का बोला जाता है। चाइना का 80% जो ट्रेड है, वहाँ से जाता है। चाइना को डर लगता है कि लड़ाई होगी तो यहाँ पर उनको हिंदुस्तान ब्लॉकेड करेगा, इसलिए वो मलक्का को बाईपास करने के लिए अल्टरनेट रूट्स ढूंढ रहे हैं। इसके अंदर 2 अल्टरनेट रूट जो हमारे देश के पास है, वो है, एक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पाकिस्तान के ग्वादर बंदर से निकल के 4,500 किलोमीटर का रास्ता तय करके वो एंटर करता है शिनजियांग प्रोविंस में, जो है चाइना के अंदर। वहाँ पे उइगर मुस्लिम जो है वो बिल्कुल चाइना में रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये जो कॉरिडोर है, वहाँ पे अभी बहुत ही हिंसाचार हो रहा है। बलूची लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं, इसके ऊपर उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तो जियो सिंध नाम की सिंध प्रांत पाकिस्तान में जो मूवमेंट है, वो भी उनके ऊपर हमला कर रही है। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर भी उनके खिलाफ प्रदर्शन है। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग भी उससे खुश नहीं है। इससे ये कॉरिडोर एक इकोनॉमिक ड्रैग हो गया है और एक वो व्हाइट एलिफेंट बना है। तो इसलिए दूसरा कॉरिडोर जो चाइना बना रहा है, वो म्यांमार के सितवे पोर्ट से लेकर वो म्यांमार के बीच में से जाके चाइना का जो साउथ वाला प्रोविंस है, वहाँ पे वो एंटर करता है। तो इस रूट में म्यांमार स्लोली काम कर रहा था, इसलिए ये माना जाता है कि जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है म्यांमार की, उनकी मदद लेते हुए चाइना वहाँ पे अपना फ़ायदा उठाएगा। लेकिन अभी जो मिलिट्री के खिलाफ आंदोलन शुरू है, वहाँ पे जो म्यांमार के जो कॉमन लोग हैं, उनको चाइना की टैक्टिक्स, चाइना की नीति पता लगी हुई है, इसलिए वो चाइना के फैक्ट्रीज़ के ऊपर हमला कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं। काफ़ी सारे चाइनीज़ वर्कर्स वहाँ पे इंजर्ड हुए हैं और आज के ही न्यूज़पेपर की अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, तो उसमें ये आया हुआ है कि चाइना ने अपना जो नॉन एसेंशियल स्टाफ है, उसे म्यांमार से बाहर जाने के लिए बोला है, क्योंकि उनकी सेफ्टी को खतरा है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि चाइना के दोनों ही कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, या जो इनरोड्स चाइना ने म्यांमार में किए हुए हैं, पाकिस्तान में किए हुए, ये एक इकोनॉमिकली व्हाइट एलिफेंट बन रहा है और वो चाइना को इकोनॉमिकली लीड कर रहा है। तो ये एक हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमारे इकोनॉमी को मौका मिलता है चाइना की इकोनॉमी के साथ कैच अप करने के लिए। दूसरा विषय जो मैं आता हूँ, वो है चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी, जिसका चाइना के ऊपर बुरा असर हो रहा है। वो अभी असर इतना बुरा हुआ है कि कल परसों की ही बात है, चाइना ने एक बहुत ही स्ट्रेंज रूलिंग पास किया है। उन्होंने अपनी जो सीनियर सिटीजन्स है, उनको बोला है कि उनकी रिटायरमेंट की एज वो बढ़ा रहे हैं। अभी काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, वो फिज़िकली फिट नहीं है, इसलिए वो किसी भी नौकरी जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो हेल्थ के कारण काम नहीं करना चाहते। लेकिन चाइना ने उनको काम करने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि जो लोग रिटायर होते हैं, उनके जगह के ऊपर जो उन्हें यूथ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि चाइना की पॉलिसी काफ़ी इम्बैलेंस हो गई है। तो ये जो कमी पड़ रही है उनको वर्किंग हैंड्स की, इसे पूरा करने के लिए उन्होंने सीनियर सिटीजन का एज बढ़ा दिया है रिटायरमेंट का, जिसके लिए वहाँ के लोग ही नाखुश है। तो ये जो इससे चाइना के इकोनॉमी को एक डेफिनेटली धक्का पहुँचने वाला है, जो हमारे देश के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला है, इससे हमारे इकोनॉमी को समय मिलता है चाइना के साथ कैच अप करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता हूँ, चाइना की दुनिया के अलग-अलग देशों के
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में घुसखोरी या इन्फिल्ट्रेशन। अभी हो क्या रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं ग्रेट ब्रिटेन का या यूनाइटेड किंगडम का या इंग्लैंड का। अभी इंग्लैंड की पॉपुलेशन ये अभी बढ़ नहीं रही है, बल्कि हर साल ये कमी हो रही है। यानी कि जितने भी यूरोप के देश है, अमेरिका है, उनका एक पहले से ही जो प्रॉब्लम शुरू हुई है, उसे बोलते हैं ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी कि उनकी जो डेथ रेट है, वो उनका बर्थ रेट से ज़्यादा है, इसलिए उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। ब्रिटिशर्स इतने बेबीज़ ब्रिटेन में पैदा नहीं हो रही है। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, वो अलग-अलग देशों के जो लोग हैं, उन्हें ब्रिटेन में काम करने के लिए वीज़ा देते हैं। अभी कोरोना से ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है, इससे काफ़ी धक्का पहुँचा है, जैसे बाकी सारे देशों को भी पहुँचा हुआ है। इससे काफ़ी सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ये बंद पड़ी हुई है। अभी चाइना क्या कर रहा है, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो बंद पड़ रही है, उन्हें वो खरीद रहा है। वैसे इंस्टीट्यूट कोई खरीदता है तो उसमें धोखा क्या है? धोखा ये है कि चाइना का कोई भी आदमी, वो सिविल में हो, मिलिट्री में हो, एक चाइना ने 2018 में एक कानून पास किया है, जिससे कोई भी चाइनीज़ जो चाइना का सिटीज़न है, उसे चाइना के लिए हेरगिरी या रहे हैं, उनका नाम वही रख रहे हैं, लेकिन चुपचाप से उन्होंने वहाँ पे चाइना का प्रोपेगेंडा या साइकोलॉजिकल वॉर करना शुरू कर दिया है, जिससे जो अगली खैर इसमें समय लगेगा। जो ब्रिटिश के जो मूल निवासी है, उनकी सोच विचार में बदली करने के लिए, लेकिन बात ये है कि ये बदली थोड़े बहुत प्रमाण में हो रही है। अभी आजकल आप ब्रिटेन की हालत देखेंगे तो वहाँ पे इतनी अपीसमेंट हो रही है कश्मीरी दहशतवादियों की, ये जो खालिस्तानी दहशतवादी है उनकी, या कुछ जो दहशतवादी अल-कायदा ये है, वो वहाँ पे असरा ले रहे हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम शुरू हुआ है कि इंस्टीट्यूट्स तो है ब्रिटेन की, जिनकी कुछ शाखाएँ इतर देशों में भी है, यानी कि अफ्रीका के अंदर है, एशिया के कुछ देशों के अंदर है। तो वहाँ पे लोगों को क्या लगेगा कि एक ऑक्सफोर्ड नाम की जो इंस्टीट्यूट है, जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूट है, वो उनकी एक एजुकेशनल ब्रांच ये समझ लीजिए किसी अफ्रीकन कंट्री में है। लेकिन ये नाम तो ब्रिटिश है, लेकिन उसका मैनेजमेंट, उसका सोच-विचार, उसका पढ़ाने का तरीका ये कंप्लीटली चाइनीज़ बनने वाला है, जिसे थर्ड कंट्री के थ्रू चाइनीज़, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं कि उनको पता भी नहीं होगा कि ये जो नाम तो ब्रिटिशर है, लेकिन सोच-विचार पूरा चाइनीज़ है। तो इससे वो दूसरे देशों के अंदर प्रवेश करके उनका हार्ट्स और माइंड्स बदली करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने इसके ऊपर रिपोर्ट देने के बाद अभी वहाँ की सरकार जागरूक हुई है और सरकार ने इनके इंस्टीट्यूट्स का जो वर्किंग है, इसे चेक करना शुरू किया है। लेकिन अभी ब्रिटेन की इकोनॉमिक हालत भी खराब है, इसलिए ब्रिटेन चाइना के खिलाफ कितनी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जो पॉसिबिलिटी है, ये काफ़ी इस समय कम लग रही है। और इसी प्रकार की इन्फिल्ट्रेशन चाइना ने ऑस्ट्रेलिया में की थी, यूरोप के देश है, उनके अंदर की थी, और इससे पूरे यूरोप का, एशिया का, अफ्रीका के अलग-अलग देशों का सोच-विचार बदली करने की कामगिरी ये इंस्टीट्यूट्स करेगी। अभी सभी देशों को इसके बारे में पता लगा है, तो इन्होंने इसके ऊपर अभी थोड़ा-सा सोचना शुरू कर दिया है कि क्या इनको बंद किया जाए, बैन किया जाए कि नहीं। चाइना की एक और बड़ी इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है चाइनीज़ कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स। ये ऐसे केंद्र है जहाँ पे देखा जाए तो वो बोलते हैं कि हम चाइनीज़ कल्चर के बारे में सिखाते हैं, लेकिन वहाँ पे
डिसइन्फॉर्मेशन वॉरफेयर होता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, लोगों का मन, खास तो विद्यार्थी है, प्रोफेसर्स है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, वहाँ आने वाले इतर है, तो ये बेसिकली इस प्रकार के सेंटर्स है, वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन करने के लिए बने हुए सेंटर्स है। तो दुनिया इससे अभी बहुत ही नाखुश है। तो देखते हैं कि इनके ऊपर कंट्रोल किस प्रकार से किया जाएगा। अभी ब्रिटेन तो कंट्रोल कर रहा है। ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है अगले हफ्ते हमारे देश में आने वाले हैं। ये आप समझ में आना चाहिए कि चाइनीज वायरस जब शुरू हुआ तकरीबन जनवरी-फरवरी के महीने के बाद और ब्रिटेन जो बाहर आया है यूरोपियन यूनियन से, इसके बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है, इनका किसी देश का ये पहला फिजिकल दौरा है और ये भारत के लिए एक अच्छी बात है कि ब्रिटेन जैसा एक बड़ा ताकतवर देश या इम्पोर्टेंट देश पहले विजिट के लिए हमारे देश का चुनाव कर रहा है। तो वो अभी भारत के साथ मित्रता क्यों बढ़ाना चाहते हैं? सडनली उनको समझ में आया है कि उनकी अगर इकोनॉमी उन्होंने बढ़ानी है कि जिससे उससे उनको काफ़ी तकलीफ हुई है यूरोपियन यूनियन के बाहर आने से, तो भारत का मार्केट उनके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसके सिवाय भारत के साथ वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, मेक इन इंडिया है, अलग-अलग तरीके में काम करना चाहते हैं। इनको ये भी पता है कि इंडो पैसिफिक या क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन जो बना हुआ है, इसमें भी वो आस्ते से अंदर आना चाहेंगे क्योंकि उनको पता लगा है कि बाकी के देश जापान है, यूएसए है, उन्होंने चाइना के खिलाफ अलायंस शुरू किया है। यूरोप के देश फ्रांस और जर्मनी है, वो भी इस अलायंस में आने वाले हैं। तो ब्रिटेन अगर पीछे रहता है, तो उनकी जो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है, ये कम होने का खतरा है। इसलिए ब्रिटेन अभी हमारे देश के साथ, हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप करने के लिए अगले हफ्ते हमारे पास आ रहा है। तो हमने इसका पूरेपूर फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना चाहिए, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन बनाना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन को एक सीधा साफ मैसेज देने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगा, लेकिन आज ब्रिटेन के कुछ भाग जो पाकिस्तानी उग्रवादी है, पाकिस्तानी दहशतवादी है, कश्मीर के कुछ दहशतवादी संगठन है, खालिस्तानी कुछ दहशतवादी संगठन है, उनका एक अड्डा बने हुए हैं। इतना ही नहीं, तो ब्रिटेन की एक पार्टी है, ब्रिटेन में 2 ही पार्टी है, एक लेबर है, एक कंजर्वेटिव है। तो लेबर पार्टी के कुछ एमपीज़ ने भारत के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर बातचीत करनी शुरू की। उन्होंने बोला कि जो फार्मर्स लॉ तैयार किए हैं, वो अच्छे नहीं है। कश्मीर में 370 कलम आपने निकाला है, वो अच्छा नहीं है। ह्यूमन राइट के वायलेशन हो रहे हैं कश्मीर के अंदर वगैरह और सिमिलरली पंजाब के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, जो कि 100% झूठ है। पहले तो इनको ये समझ में आना चाहिए, ब्रिटेन को इंडिया के इंटरनल सिचुएशन के अंदर हस्तक्षेप करने के लिए बिल्कुल कोई भी स्टैंड नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकता है। हमारी देश की पार्लियामेंट, हमारी देश की डेमोक्रेसी, हमारे देश में अगर कुछ गड़बड़ होती भी है, तो उसकी देखभाल करने के लिए सफिशिएंट है। ब्रिटेन ब्रिटिश हमारे देश के अंदर की सिचुएशन के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट में बातचीत नहीं कर सकता। ये हमने उनको साफ बताना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि क्या हम हमारे इंडियन पार्लियामेंट के अंदर में ये डिस्कस करना शुरू करें कि जो ब्रिटेन का एक हिस्सा है जिसका नाम है आयरलैंड आयरलैंड ये ब्रिटेन से अलग होना चाहता है, क्या हम उनको मदद करें? इसके सिवाय ब्रिटेन में कुछ ग्रुप्स है जो ब्रिटिश से नाखुश है, क्या हम उनके बारे में बातचीत करेंगे? तो ये जो दौरा होने वाला है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का, उनको ये बात साफ बतानी चाहिए कि आपने खालिस्तानी उग्रवादी संस्था, कश्मीरी उग्रवादी संस्था, उनके दहशतवादी, इनको सबके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और उनके जो पार्टीज़ है, उनको ये साफ बताना चाहिए कि अगर आप उनको मदद करते हैं, तो आप इंडिया के साथ एक अच्छी इकोनॉमिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं कर पाएँगे।
तो ये चीज़ हमने बिल्कुल उनको साफ बतानी चाहिए। इसके सिवाय अ, जो नेक्स्ट मुद्दा है जिसके ऊपर अभी मैं बात करूँगा, वो है कि चाइनीज़ ने जो घुसखोरी अलग-अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूट में की है, क्या उन्होंने अफ्रीका में की है? उसका शॉर्ट आंसर है अफ्रीका में भी की है, अफ्रीका के अनेक देशों में की है। लेकिन आज अफ्रीका के अंदर जो वहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पे हमारा देश भी अच्छा काम कर रहा है और काफ़ी सारे अफ्रीकन्स को अभी हम ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन कोर्सेस अफ्रीका के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि वो फिजिकली इंडिया में नहीं आना चाहते। तो इससे हमें चाइनीज प्रोपेगेंडा जो अफ्रीकन कंट्रीज में हो रहा था, उसे काउंटर करने में थोड़ा बहुत यश मिल रहा है। लेकिन चाइना अपनी चेक बुक डिप्लोमेसी के मदद से, यानी कि पैसों की मदद से अफ्रीका के देश और एशिया के जो देश है, गरीब देश है, छोटे देश है, उनको खरीदता है। आपको ये सुन के एक बिल्कुल आप सरप्राइज हो जाएंगे कि टांजानिया जैसा जो देश है, वहाँ पे उन्होंने चाइनीज लैंग्वेज सबके लिए कंपलसरी किया है। कुछ देश है अफ्रीका के, उन्होंने चाइनीज लैंग्वेज को नंबर 2 लैंग्वेज का दर्जा दिया है, यानी कि केवल पैसों के कारण वो चाइनीज लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, जिससे चाइना का प्रभाव इन कंट्रीज में काफ़ी बढ़ रहा है, जिससे वहाँ के जो अफ्रीका के जो रॉ मटेरियल्स है, यानी कि मिनरल्स है, वो वहाँ से चाइना सस्ते में खरीद रहा है और चाइना ने वहाँ के जो अफ्रीका के जो मार्केट्स है, इसे चाइनीज गुड्स के साथ फ्लड किया हुआ है। तो ये जो चाइनीज एग्रेशन अफ्रीका में है, उसे उसे कम करने के लिए अफ्रीका के देशों को हमने इकोनॉमिक मदद करने की ज़रूरत है, जो अभी थोड़े बहुत प्रकार से तैयार हुई है। लेकिन क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन के जो बाकी देश है, जापान है, यूएसए है, यूरोप है, इनकी मदद लेते हुए चाइनीज इन्वेस्टमेंट को मैच करने के लिए हम एक कोशिश ज़रूर कर सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। इसके सिवाय हमारे एशिया के कुछ देशों के अंदर भी चाइना ने घुसखोरी की है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तो इनको भी बताने की ज़रूरत है कि ये आपके देश के लिए बहुत ही खराब है। और अभी मैं लास्ट मुद्दे पे आता हूँ, वो है कि चाइनीज़ ने हमारी देश की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, इसमें कितनी घुसखोरी की है। हमारे देश के अंदर कितने कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मीडिया में जो खबर सामने आई थी, 55 इस प्रकार की इंस्टीट्यूट्स हमारे देश में शामिल है। लेकिन जैसे ही हमने चाइना के ऐप्स को बैन किया, इसके बाद हमने चाइना की जो इकोनॉमिक जो हमारे देश में इन्फ्लेशन हो रही थी, उसे रोकने की कोशिश की, तो हमने उस प्रकार से ये जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स है, इसे भी वहाँ पे बंद करने के लिए आप कदम उठाए हुए हैं। और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, अभी ये इंस्टीट्यूट्स चाइना का प्रोपेगेंडा हमारे देश में नहीं कर सकते, लेकिन उनको वहाँ पे केवल चाइनीज लैंग्वेज सिखाने के लिए अलाउड है। मेरी खुद की ये राय है कि ये भी उनको अलाउड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चाइनीज यहाँ पर रहते हैं, वो भी वो एक्चुअली सिखाने का काम कम करते हैं और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करके हमारे यूथ को अपने बाजू में लाने का काम ज़्यादा करते हैं। मुझे भरोसा है कि आगे आने वाले समय में सरकार इसे भी रोकने की कोशिश करेगा। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जिसका हमारी देश की सुरक्षा के ऊपर असर होता है। आपका हमेशा ये जो फ़ेसबुक लाइव है, इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा हुआ है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे ज़रूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अभी मैं यहीं पे रुकता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। फिर मिलेंगे हम अगले हफ्ते और एक और नए विषय के ऊपर बात करेंगे, हम जिसका असर हमारे देश के ऊपर होता है। लेकिन जाने से पहले मैं एक बार आपको फिर बोलना चाहूँगा कि बी इंडियन, बाय इंडियन, स्वदेशी चीज़ें खरीद खरीद लो। कोई भी चाइनीज़ बनावट की चीज़ मत खरीदो,
किसी भी चाइनीज़ जिसमें चाइनीज़ कंपोनेंट्स है, उस चीज़ को मत खरीदो। क्योंकि अभी हमने चाइनीज़ की जो इन्फिल्ट्रेशन हमारी इकोनॉमी में है, इसे थोड़ी बहुत कम की है 20-25% से, लेकिन चाइना के इकोनॉमिक चक्रव्यूह से निकलने के लिए हमें अभी और 3-4 साल लगने वाले हैं। तो चाइनीज़ गुड्स के ऊपर बॉयकॉट रखो, यही मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ और यहीं पे रुकता हूँ। जय हिंद।